कि जैसे कि सीता हरण हुआ और सीता को वापस लेना एक बहुत ही दुर्धर्ष काम था राम के लिए, लेकिन उसमें सफलता मिली राम को। हमें एक पॉलिटिकल, आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में 27 साल की माणिक सरकार की सरकार थी। उनका टाइटल भी माणिक सरकार है और उनकी सरकार भी 27 साल से थी। और वो पूरा स्टेट क्रिश्चियन बहुल स्टेट है, आबादी भी क्रिश्चियन बहुल है। वहां पे त्रिपुरा में माणिक सरकार देश के सबसे और एकमात्र उतने कद्दावर और वाकई में ईमानदार नेता माणिक सरकार। बिल्कुल उनको बिल्कुल। जब इतने ईमानदार नेता, आप सब जानते हैं, विपक्षी भी उनका सम्मान करते हैं उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी को लेकर के, व्यक्तिगत आचरण को लेकर के। लेकिन उनकी सरकार चली गई। लेकिन तमिलनाडु का सीन बिल्कुल अलग है, आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार अन्नामलाई के रूप में उसी तबके से आने वाले एक नेता को, जो बहुत ही जुझारू, बहुत ही एलोक्वेंट है, बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन है और वो काफी रिपल क्रिएट कर रहा है, वो एक तरंग भी क्रिएट कर रहा है पूरे तमिलनाडु में। ऐसी स्थिति में अब तक भारतीय जनता पार्टी वहां नेता विहीन थी। अब की स्थिति नहीं है वैसी। ऊपर से प्रधानमंत्री का बार बार एक इंक्लूसिव काइंड ऑफ अ थिंग, एक पॉलिटिक्स का वहां पर फेंकना, और थोड़ा सा जो एक धर्म के खिलाफ भी माहौल बनाया है, जो आप जानते हैं कि पेरियार की पॉलिटिक्स, फिर उसको जिस प्रकार से डीएमके ने लिया, और अब तो स्टालिन और स्टालिन के बेटे किस प्रकार से बयान दे रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक वातावरण बन रहा है। तो ये जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हो सकता है कि बीजेपी का वो एक प्रैक्टिकल ग्राउंड बन जाए, प्रयोगशाला बन जाए। क्या आपको लग रहा है इस बार? नहीं, ये राजनीति में माने ये संभव है, और बीजेपी चूंकि एक बड़ी पार्टी है और इस तरह का खेल वो करती है, वो जगह तलाशती रहती है कि इस क्षेत्र से हमको क्या मिला और अगले क्षेत्र से क्या मिल सकता है। तो दक्षिण भारत जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए अछूता वो इलाका है। और अभी जो है इस चुनाव में बीजेपी का बहुत बड़ा समझिए कि दृष्टि, बीजेपी की सबसे बड़ी माने समझिए कि पहुंच वहीं पहुंचने की है दक्षिण भारत में। और बीजेपी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा राजनीति दक्षिण भारत में ही करती दिख रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि उनको लगता है कि उत्तर भारत में जितना उनको करना था वो कर चुके हैं। और यहाँ उत्तर भारत में राम मंदिर के नाम पर और जातीय समीकरण के नाम पर जो भी चीजें उनको आनी है वो आ ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी इतना जा क्यों रहे हैं, उसके पीछे कारण होगा ना। पिछले चुनाव में तो इतना नहीं गए थे, उसके पिछले चुनाव में तो नहीं गए थे। क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा सेटबैक लगना है और इसकी भरपाई वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत से मिले। मैं ये नहीं कहता कि तमिलनाडु में जो अभी बीजेपी की स्थानीय इकाई है या उसके अध्यक्ष है अन्नामलाई, बेहतर काम, जाहिर सी बात है युवा है, बेहतर काम कर रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के लिए अभी बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। वो वोट ला सकते हैं अन्नामलाई के प्रयासों से, यूथ कॉर्नर या कुछ जातीय समीकरण से जुड़े हुए वोट बीजेपी के पक्ष में आ सकता है, लेकिन वह वोट इतना नहीं होगा कि वो समझिए कुछ सीटों को प्रभावित कर दे, कुछ सीटें उनके पाले में आ जाए। राजनीति करने का अंतिम लक्ष्य क्या है कि केवल चुनाव लड़ना ही नहीं, सीटें भी उसके पक्ष में आ जाए। तो सीट कितना ला पाएंगे ये भी हमको डाउट है। तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल ही दूसरे तरह की है। और द्रविड़ीय राजनीति में उत्तर भारत की जो जाने वाली पार्टी है, कहने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उनकी पूरी पकड़, उनकी बोलचाल, हिंदी भाषा, तमाम चीजों को लेकर जो तमिलनाडु में उनका विरोध होता रहा है, तो वो आज भी विरोध है समझिए। और दक्षिण उत्तर भारत की राजनीति से वो सावका नहीं रखते दक्षिण भारत की राजनीति करने वाले लोग। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को कम से कम इस चुनाव में
क्या लाभ वहां होगा ये समझिए कि देखने की बात होगी। हमें नहीं लग रहा है कि अन्नामलाई जो बीजेपी का स्थानीय लीडर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन सीट कुछ ला पाएंगे इसमें डाउट लगता है। चाहे वो जो भी करे, समझिए कि वो वहां पूजा अर्चना करे, लेकिन एक चीज हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेहनत चूंकि दक्षिण भारत में काफी कर रहे हैं, और उसका रीजन है कि उत्तर भारत से वो उनका जितना करना था कर लिए हैं। दक्षिण भारत में मेहनत करके कुछ सीटें, दक्षिण भारत के टोटल की मैं बात बता रहा हूं, दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी को कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं, ये हमें भी लग रहा है। नहीं, चूंकि अन्नामलाई एक बहुत ही एक तो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, वो इंडियन पुलिस सर्विस से हैं वो, और बहुत ही हीरोइक उनका स्टाइल है, बहुत ही हीरोइक कम्युनिकेशन है, वो क्राउड पुलर भी हैं और रोल मॉडल भी एक प्रकार से बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि कास्ट को इंटैक्ट रखने के लिए जो पेरियारवादी पॉलिटिक्स है उसके एक प्रकार से झंडाबरदार हैं स्टालिन या पूरा डीएमके पार्टी, एमके स्टालिन, फिर उनका बेटा दयानिधि स्टालिन, दोनों उस कास्ट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में है। वो कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण करने का, लेकिन अगर ये ध्रुवीकरण स्टालिन के पक्ष में होता है तो दूसरा ध्रुवीकरण जो है वो शायद एआईएडीएमके के पक्ष में ना जाकर के माफ कीजिएगा, एआईएडीएमके के पक्ष में ना जाकर के क्या एआईए, चूंकि अब जयललिता नहीं है, तो क्या एआईएडीएमके का जो स्पेस है, क्या बीजेपी उस स्पेस को फिल करेगी? नंबर वन। नंबर टू, एक और इंट्रेंट अभी आए हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, वो है तमिलनाडु के मशहूर सिने स्टार विजय। और विजय ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़ पाएंगे, अभी मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। लेकिन वो कुछ कड़गम करके, उनकी पार्टी है, पूरा नाम क्या है मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन एक कड़गम करके वो पार्टी बना लिए हैं ऑलरेडी। अब वो भी उठ रहे हैं। क्या ये सब मिल करके स्टालिन की एंटी इनकम्बेंसी जो अभी वर्तमान में है और मोदी का एक नेशनल जो इमेज है वो, और स्थानीय लीडरशिप जो अन्नामलाई का है वो, और एआईएडीएमके का जो रिक्त स्थान है वो, जयललिता का जो रिक्त स्थान है वो सब बीजेपी की तरफ कुछ इशारा नहीं कर रहा है आपको? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति पर थोड़ा सा अगर आप नजर डालें तो तमिलनाडु की राजनीति शुरू से ही, जब जयललिता जिंदा थी और उनकी राजनीति उफान पर थी, तो अन्ना द्रमुक, डीएमके और कांग्रेस के बीच, तीनों के बीच में ही ट्रायंगुलर फाइट में की राजनीति होती थी। और जाहिर सी बात है कि अन्ना द्रमुक की राजनीति जो थी जयललिता के टाइम वाली, वो काफी आक्रामक राजनीति थी। मजे की बात देखिए वहां पर जो है कि जयललिता ब्राह्मण कम्युनिटी से आती थी और दलित पिछड़ों की राजनीति करती थी। वही हाल समझिए इधर देखिए डीएमके के भीतर भी। तो ये जो है ना, कांग्रेस बिल्कुल जो है वो सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी थी। अब कांग्रेस की दुर्दशा जो भी हुई हो वहां पर, लेकिन जब तक जयललिता जिंदा थी तब तक समझिए पताखा गाड़ कर वो राजनीति करती थी और अपने दम पर करती थी। जो एक स्थिति उत्तर भारत में मायावती की थी, वही हालत वहां पर वो जयललिता की थी। लेकिन समय बदला, फिर उनका निधन हो गया, अन्ना द्रमुक भी समझिए दो खंडों में बटी, तमाम तरह की चीजें हो गई। अभी जो हाल है, अभी की हालत में जो डीएमके और कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ है, उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें आने की संभावना अभी भी है। और रही अन्ना द्रमुक का फ्रैक्शंस जो है, और बीजेपी को मान लीजिए कि, और एक विजय में वो अभिनेता विजय भी राजनीति में अगर आते भी हैं, तो ये कुल मिलाकर देखिए ये वोट का बंटवारा होगा, और इस वोट के बंटवारे में फायदा इन तीनों को नहीं होगा, फायदा हो जाएगा एक अन्ना द्रमुक को कुछ सीटें मिल सकती है, और डीएमके और कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें मिलेगी। इसमें बीजेपी हो सकता है जो मेहनत कर रहे हैं, अन्नामलाई जो अध्यक्ष है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो क्राउड पुलर भी है, उसका लाभ उनको मिले, उसका लाभ विधानसभा में भी हो सकता है ले। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा होता है और पूरे इलाका में आपकी पार्टी का क्या वजूद है, कितनी पहुंच है, जनता आपकी पार्टी को कितना एक्सेप्ट करती है, ये एक बड़ी चीज होती है।
और बीजेपी को लेकर खासकर तमिलनाडु में तमिल भर से जो हिंदी का खेल है वो बड़ा गहरा वहां पर है। लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में कब करवट राजनीति बदलती है ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से अन्नामलाई वहां मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन सीटों में अगर वो लाभ तब्दील हो जाए इस पर मुझे डाउट अभी भी है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।